कैसे हैं आप सभी? सीबीएसई ने आपके सैम्पल पेपर्स को रिलीज कर दिया है विच इज़ अ टाइम बॉम्ब फॉर यू. सून आपके एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं एंड टुडे आई प्राप्ति ग्रोवर योर बीएसटी एक्सपर्ट इज हियर टू हैव डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द सॉल्यूशंस ऑफ योर बीएसटी सैम्पल पेपर. सैम्पल पेपर का डिस्कशन करने से पहले मैं चाहूंगी आप सबके पास दो चीजें हों. एक, यू शुड हैव अ पेन एंड पेपर इन योर हैंड so that we can discuss the paper together. Second, I would want to have your NCERTs with you, both part A and part B, so that जब मैं आपको solution दूँ और मैं BST की NCERT को रेफर कर रही हूँ तो आपके पास BST की NCERT रेडी होनी चाहिए. And one more very important thing, if you have seen the sample paper, I want to discuss its pattern first. CBSE sample paper के अंदर 3 sections divided किए गए हैं, which is A, B and C. आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा जहां पर मैंने डिस्कस किया था कि टर्म 1 और टर्म 2 विल कैरी इक्वल वेटेज व्हिच मींस 40 ईच. हाउएवर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द सैम्पल पेपर आर नॉट 40. सीबीएसई ने 3 सेक्शंस जो डिवाइड किए हैं वो इस तरीके से हैं. पहले सेक्शन में 24 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आप कोई 20 कर सकते हैं. सेक्शन बी में अगेन देयर आर 24 क्वेश्चंस जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं और सेक्शन सी के अंदर देयर आर 12 क्वेश्चंस जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. सो इफ यू सी देयर आर 60 क्वेश्चंस इन टोटल. इंटरनल चॉइसेस विद इन द सेक्शंस हैव टू डू 50 क्वेश्चंस बट द मार्क्स आर 40 व्हिच मींस ईच क्वेश्चन इज नॉट ऑफ 1 मार्क, इट इज ऑफ 0.8. सीबीएसई ने ऐसा इसलिए किया है बिकॉज 40 क्वेश्चंस अगर दिए जाते और 90 मिनट्स का टाइम दिया जाता तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज्यादा आपको दिए जाते हैं विच इज नॉट रिक्वायर्ड. सो व्हाट सीबीएसई हैज डिसाइडेड कि इन 90 मिनट्स के अंदर आप 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और उसके 40 मार्क्स आपको दिए जाएंगे. अनदर थिंग, सीबीएसई हैज आल्सो सेड दैट व्हेनेवर यू आर स्कोरिंग द मार्क्स सो इट विल बी इन डेसिमल्स व्हिच विल बी राउंडेड ऑफ. बट ये सारी डिटेल्स ग्रेजुअली आपको सीबीएसई इन्फॉर्म करता रहेगा. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट विद द सैम्पल पेपर. I really want you to look at the first question of the sample paper of the section A. First question बोल रहा है कि इसमें से कौन सा aspect of nature of management highlight किया है और ये बोला गया है कि एक successful और less successful manager को क्या चीज़ differentiate करती है जहाँ पर principles को हम practice में put in कर रहे हैं. So first of all, when I talk about nature of management, there are 3 things. There are science, profession and art. तो इंटैंजिबल फोर्स तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकता. और जब हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस, सो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी कम्स इन आर्ट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी पार्ट. मैनेजमेंट इज एन आर्ट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फैक्टर प्रोवाइड्स अ रैशनल अप्रोच फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन. सो ये दोनों ही चीजें अगर हम देखें तो एक प्रोसेस के अंदर आता है और कौन सा प्रोसेस, दैट्स प्लानिंग. सो प्लानिंग के अंदर यू आर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो एंड देन यू आर सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन दैट यू हैव टू टेक. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, प्लानिंग. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ डैश दैट द फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. अगर मुझे अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को यूज करना है तो मुझे चारों ही एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है, विच इज योर प्रोडक्शन, योर प्राइस, your promotion and your physical distribution. So it incorporates everything. So the correct answer will be C, marketing tools. Moving on to next question, question number 4. Which level of management is responsible for welfare and survival? So whenever we are talking about growth, welfare, survival of the entire organization, so the entire organization is taken care by the top level management. So the correct answer will be A. Next, question number 5. Which principle of management given by Fayol, which when applied would mean the workers and management both honor their commitments without any partiality, that is what it is saying. तो अगर हम बात करें ऐसा principle जहाँ पर you have to be very fair, you have to be clear with your agreements and you have to fulfill your commitment, then the answer would be discipline, which is A. पहली बात तो mental revolution is not a principle of Fayol. Remuneration of employees talks about the salary part, कि हमें fair and just salary देनी है, and scale chain talks about the communication flow in the level. So next 3 options are not the correct answer and discipline would be your right answer here. Next question, question number 6.
A brand or a part of the brand which is given legal protection. So we have brand, brand name, brand mark, ये सब चीजें हैं. लेकिन अगर legal protection किसी चीज को दिया जाता है, then that is called trademark. So the correct answer will be B here. Question number 7. Which dimension of the characteristic of management is highlighted here? अगर हम बोलते हैं multi-dimensional, तो 3 चीजें आती हैं. Management of work, management of people and management of operations. तो D आंसर तो नहीं हो सकता. अब यहाँ पर बोला है it is somehow related to human resources and their interconnection with that. तो human resource is the keyword और human resource means people. So the correct answer will be B, management of people. आगे चलते हैं question number 8 पे. What involves a variety of programs designed to promote and protect a company's image and its individual products in the eyes of the public? बहुत बच्चों ने इसका आंसर एडवर्टाइजिंग दिया मुझे. सी एडवर्टाइजिंग इज व्हेन यू आर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट इनटू द आईज ऑफ द पब्लिक, बट देन यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग द इमेज ऑफ द कंपनी. जब हम कंपनी की इमेज को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, देन इट्स ऑलवेज पब्लिक रिलेशन. सो व्हेनेवर यू सी दिस कीवर्ड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इमेज ऑफ द कंपनी, building the reputation of the company, then it's done by public relation. Why it is not personal selling? Because personal selling aims to cater the needs of the consumer, helping the consumer, but public relation overall organization की image के बारे में बात करता है. So the correct answer will be D here. Next question number 9. कौन सा type of organizational structure diversified activities and operations के अंदर specialization की बात करता है? पहली बात तो सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर में हम स्पेशलाइजेशन की बात नहीं करते, तो आंसर हो सकता था डिविजनल या फंक्शनल. जब लिखा होगा डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज, एक्टिविटीज मतलब काम, फंक्शंस. अगर लिखा होता डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स तो होता डिविजनल स्ट्रक्चर, बट यहां पर हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की, तो आंसर होगा डी विच इज फंक्शनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Changes or events cannot be eliminated, but they can be anticipated and the responses can be developed. कौन सी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग डिस्कस करी गई है? डिसीजन मेकिंग में यू आर आउट ऑफ द ऑप्शंस, यू आर सिलेक्टिंग द बेस्ट वन, उसके बारे में कोई बात नहीं करी. इनोवेटिव आइडियाज में वी थिंक सो मच और उससे हम सॉल्यूशन निकालते हैं और हम देखते हैं व्हाट क्रिएटिव आइडिया कैन कम, ये नहीं हो सकता. प्रोवाइड्स डायरेक्शन मतलब आप सब लोगों को बताते हो कि क्या करना है और कैसे करना है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. It's only D which reduces the risk of uncertainty. मुझे नहीं पता आने क्या होने वाला है, तो इसीलिए मैं पहले से ही प्रिकॉशन लेके चलूंगी. I cannot eliminate the risk, but मैं reduce तो कर सकती हूँ by taking protective measures. So the correct answer will be D here. Question number 11. Grouping similar jobs, which is departmentalization. Departmentalization organizing के process का step है. So the correct answer will be B here. Question number 12. The statement planning is primary function suggests that. Primary का मतलब क्या है? It's the first, it's the foundation. So there are 5 functions: planning, organizing, staffing, directing, controlling. तो पहला function कौन सा होता है? Primary. So because it is the first function or it precedes the other functions of the management, इसीलिए इसको primary कहा जाता है. So if you see the options, then A will be your correct answer. Moving ahead, 13th question. 13th क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन था, जहां पे लिखा है कि एक डिसीजन जहां पर ये बात की जाती है ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडियरीज टू बी यूज्ड. सो फर्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस इंटरमीडियरी. इंटरमीडियरी इज एनी मिडलमैन. सो लेट्स से कंज्यूमर, रिटेलर एंड होलसेलर. सो रिटेलर इज अ मिडलमैन हियर. मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर. सो होलसेलर इज ऑल्सो इट्स ऑल्सो एन इंटरमीडियरी और इट्स अ मिडलमैन. तो जब हम ये डिसाइड करें कि मुझे कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज ऑल्सो नोन एज प्लेस. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हियर. क्वेश्चन नंबर 14. द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अ कंट्री विथ फॉरेन कंट्रीज इज विच कॉम्पोनेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट. जब भी आपको ये दिखे कि हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप ऑफ वन कंट्री विद अनदर कंट्री बात कर रहे हैं, किस तरीके से बॉन्डिंग है बिटवीन द कंट्रीज, किस तरीके से हम लोग अपने रिलेशंस को इंप्रूव करके ट्रेड एनहांस कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज पॉलिटिकल. सो रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीज इज द की वर्ड हियर एंड सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, पॉलिटिकल एनवायरमेंट. 15th question. Which of the following statement is incorrect? So we'll go statement by statement. Marketing is a social process. It's correct. Why it's a social process? Because there is interaction between the consumer
एंड द सेलर, बायर एंड सेलर के बीच में कम्युनिकेशन होता है. Focus of marketing activity is on customer needs. Again, it is correct. The aim is to maximize customer satisfaction. Marketing is merely a post-production activity. This is wrong. Marketing starts much before you are producing a product and even continues after the product is sold. तो यहाँ पे post production नहीं होना चाहिए था. It starts before the production when you are gathering the information from the market, और इवन सेल होने के बाद भी यू आर टेकिंग द फीडबैक ऑफ द कंज्यूमर, तो तब तक कंटिन्यू होता है. सो सी इज योर इनकरेक्ट आंसर. आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट स्टेटमेंट डी. मार्केटिंग मिक्स इज अ वाइडर टर्म देन प्रोडक्ट मिक्स. सो मार्केटिंग मिक्स हैज 4 tools. इट्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. So product mix is a part of marketing mix. So the last statement is also correct. So answer will be C. Next, question number 16. Planning is connected with dash and dash. See, responsibility and accountability and delegation and decentralization are a part of organizing chapter. तो ये तो हो ही नहीं सकता. C और D में से बात करें, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी की बात प्लानिंग नहीं करता है. प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी by providing you protection, but 100% security or stability तो नहीं देता. So the correct answer will be D, because planning enhances creativity because it is a mental exercise and you come up with the new ideas, तो इसीलिए innovation. So D is the appropriate or the correct answer for question number 16th. Next, question number 17th. It is an important function of marketing which is important not only for protection but also as a promotional tool. अगर हम बात करें लेबलिंग की, सो लेबलिंग इज ओनली अ प्रमोशनल टूल, नॉट प्रोटेक्शन. ग्रेडिंग की बात करें तो ग्रेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो यहाँ तो ना तो प्रमोशन हो रहा है और ना ही प्रोटेक्शन हो रहा है. एंड ब्रांडिंग इज गिविंग रेपुटेशन टू योर प्रोडक्ट, सो अगेन इट इज प्रमोशन एंड नॉट प्रोटेक्शन. व्हेयरएज पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट ताकि प्रोडक्ट को कोई नुकसान ना हो, और पैकेट के ऊपर कई बार द इनोवेटिव पैकेजिंग helps to increase the sale of the product. So it's promotional as well as a protection tool. So the correct answer will be C here. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18. Now this is again a question जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम हुई है. इस क्वेश्चन में लिखा है as a part of regulations to be followed by advertiser. The advertisement for a new brand of baby product for infants provides important information for potential buyers that it is not recommended for infants under the age of 4 months. और यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट बताना है. 2 चीज़ें हैं. अगर आपने CBSE के पहले क्वेश्चंस को देखा होगा तो एक और क्वेश्चन था दैट द पोटेंशियल सेलर शुड इन्फॉर्म, मस्ट नेसेसरीली इन्फॉर्म दैट मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क. उसका आंसर था लीगल. और यहाँ पर भी बस हमने क्या किया है, स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है. बट कैसे पता लगेगा कि इसका आंसर लीगल है? अगर आप देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है एज अ पार्ट ऑफ रेगुलेशंस. सो व्हेनेवर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेंशन्ड, जहाँ पर हम वायलेशन की बात करते हैं कि हमने इस रूल को वायलेट किया, पेनल्टी इम्पोज हुई, तो उस केस में आपका आंसर हमेशा लीगल ही होगा. तो जब भी मस्ट, रूल्स, रेगुलेशंस मेंशन किए जाते हैं तो उस केस में आंसर लीगल एनवायरनमेंट होता है. सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. इसमें भी बच्चों को डाउट आया. बहुत से बच्चों ने मुझे इसका आंसर बताया, डिविजन ऑफ वर्क. नाउ सी, डिविजन ऑफ वर्क एम्स एट डिवाइडिंग द वर्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स. यहाँ पर बोला है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए. करेक्ट आंसर इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एंड दिस इज बिकॉज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन टेल्स यू कि जो एक्टिविटी एक जैसी है उसको हम अलग रखेंगे और डिफरेंट एक्टिविटी को अलग तरीके से रखेंगे. सो इफ यू सी द NCERT, सो NCERT में इट्स क्लियरली मेंशन्ड that when we make different departments as per the products, we are reducing the overlapping of activities. बार बार वो सेम काम नहीं करना है. जब आप यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस पढ़ेंगे इन द NCERT itself, तो आपको सेकंड पॉइंट यही मिलेगा कि इट रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज. सो द करेक्ट आंसर विल बी C here. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 20th. सिंपल क्वेश्चन, बट यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हुए डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के अंदर. यहाँ पे लिखा है that the subordinate performs task on behalf of the manager. So whenever subordinate and superior relationship is mentioned, it's always delegation. अगर यहाँ पर बात हो रही होती है कि superior नहीं है और levels of management top level का burden reduce कर रहे हैं, then it is decentralization. So subordinate is performing on behalf of a manager or the manager, then it is delegation. Question number 21. Again, there was a confusion between 2 things. Question says classification of the products, और बच्चों ने कईयों ने आंसर लिखा है standardization.
स्टैंडर्डाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एज पर द स्टैंडर्ड्स, नॉट क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है, मैंने डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स रख दिए, ये सब व्हाइट कलर के इनको अलग कर दिया, ये सब रेड कलर के इनको अलग कर दिया. सो आई एम डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द कलर हियर. या फिर अगर हम चाय पत्ती की बात करें तो प्रीमियम क्वालिटी है, क्लासिक है, स्ट्रॉन्ग है. सो आई एम डिवाइडिंग द प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी हियर. सो यहाँ पर लिखा है क्लासिफिकेशन विच मीन्स डिफरेंशिएटिंग बिटवीन देम. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, ग्रेडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. Question number 22 is the definition of one of the concepts which is mentioned here. So it's the sum total of all the forces. So the correct answer here is A, business environment. It's a simple question. I think so आपको इसमें कोई doubt नहीं आया होगा. Question number 23 is again a very direct question, जहाँ पर ये बोला है कि एक manager कितने number of subordinates को effectively handle कर सकता है. So the correct answer will be span of management, which is B. Question number 24. टेलर ने बोला that there has to be one best method, और वो best method has to be developed through study and analysis. One best method एक जगह पर और आता है, I am sure आप guess कर पाओगे, it's method study. अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल पूछा गया था, थोड़ा क्लैरिटी थी और प्लस वो ऑप्शन भी नहीं था. जब हम मेथड स्टडी की बात करते हैं दैट इज ऑल्सो वन बेस्ट मेथड टू डू अ टास्क, बट वहाँ पर हम साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस की बात नहीं करते. वेयर एज इन साइंस नो रूल ऑफ थंब हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड को रिमूव करके विल हैव वन बेस्ट मेथड एंड दैट मेथड हैज टू बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस. सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी बी. सो 24 क्वेश्चंस, कोई 20 आपको करने थे. ये था आपका सेक्शन ए. अब शुरुआत करते हैं सेक्शन बी की. सेक्शन बी के अंदर 25th क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट है. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है जियो इमेजिंग सैटेलाइट, सो विच मीन्स यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है. सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी सी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है. बोला है कौन सा स्टेप प्रिसीड करता है उस स्टेप को जहां पर हम एजम्पशंस ले रहे होते हैं. सो इन प्लानिंग देयर इज अ स्टेप कॉल्ड डेवलपिंग प्रेमाइसेस व्हेन यू आर मेकिंग एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर. उससे पहला वाला स्टेप क्या है? सो उससे पहला वाला स्टेप इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसमें से कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें जहां पर हम अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं. अफोर्डेबिलिटी मीन्स प्रोड्यूसिंग एट द लीस्ट कॉस्ट एंड देन दैट प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल टू ऑल द पीपल. सो द आंसर हियर विल बी ए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हम क्वालिटी की बात करते हैं, फीचर्स की बात करते हैं. सोसाइटल में हम कस्टमर की नीड्स के साथ साथ एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, और मार्केटिंग के अंदर हम सिर्फ कंज्यूमर की नीड्स की बात करते हैं. सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28, अगेन अ लिटिल कंफ्यूजिंग क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स. कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट दैट यू हैव टू हाईलाइट. बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन अगर आप देखोगे ए और डी, ये दोनों ऑप्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड नॉट द डायमेंशंस. तो मेरा आंसर बी या सी में से हो सकता है. आप कैसे पता लगेगा कि क्या आंसर है? If you'll see the third line, it says subsidies and low long-term interest rate. So subsidy and interest rate are a part of economic environment. So the correct answer will be C here. Question number 29th. 29th में पूछा कौन सा economic objective of the management highlight हुआ है. So when I talk about economic objective, it's organizational objective जो कि 3 होते हैं, profit, survival और growth. तो डी तो आंसर नहीं हो सकता. अब इन 3 में से चेक करते हैं. क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है द कंपनी इज ऑलरेडी हैविंग सो मेनी प्रोजेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, 5G नेटवर्क एंड नाउ दे आर ऑल्सो एडिंग अ सेमीकंडक्टर. पहले से हम कुछ डील कर रहे हैं, उसमें हम एक और प्रोडक्ट लाइन को ऐड कर रहे हैं. तो इसका मतलब हम ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हियर. कभी भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो कि हम ब्रांचेस खोल रहे हैं, प्रोडक्ट लाइन्स को ऐड कर रहे हैं, सो वी आर ऑब्वियसली फोकसिंग अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, तो ग्रोथ आंसर होगा. सो यहाँ पर आंसर ग्रोथ था. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30. आई वुड कंसिडर अ गुड क्वेश्चन इसको. जिस बच्चे ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है 11th क्लास के अंदर, उसको थोड़ा सिंपल हो जाएगा इसे सॉल्व करना. बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन देयर आर 2 थिंग्स इन दिस क्वेश्चन जो आपको पता होनी चाहिए, विच कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन.
पहली चीज, व्हाट सेट्स द लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? सो द आंसर विल बी प्रोडक्ट का कॉस्ट. अगर मैं एक बुक बना रही हूँ और वो 100 रुपये की बनी है तो 100% मैं 100 रुपये से ऊपर ही प्राइस रखूंगी. सो द बेस ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस इज सेट बाय द प्रोडक्ट कॉस्ट. और इसी क्वेश्चन में व्हाट सेट्स द अपर लिमिट? द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. हाइयर द डिमांड, हाइयर द प्राइस कैन बी सेट. तो ये दो चीजें जो है आपको याद रखनी है कि लोअर लिमिट इज द प्रोडक्ट कॉस्ट, अपर लिमिट इज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. इसके बीच में व्हाट प्राइस आई हैव टू डिसाइड इज डिपेंडेंट अपॉन सेवरल फैक्टर्स. ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन सेज अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो. इन इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड पे कम फर्क पड़ेगा. सो आई टेक अ न्यूमेरिकल एग्जांपल फॉर दिस. लेट्स अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 50 और जब 50 प्राइस होता है तो लेट्स से 100 यूनिट्स कंज्यूमर परचेज करता है. सो इफ आई हैव टू कैलकुलेट रेवेन्यू, सो व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड. तो 50 रुपये पे अगर 100 क्वांटिटी बिकी है, इसका मतलब रेवेन्यू हो गया 5000. सो दिस इज वन रेवेन्यू अमाउंट दैट आई हैव गॉट. प्राइस को बढ़ा देते हैं लेट्स से बाय 20%. अगर मैं 50 को 20% लेट्स से प्राइस 60 ले लेती हूँ तो क्वांटिटी गिरेगी तो सही, बट उतनी इंटेंसिटी से नहीं, उससे कम इंटेंसिटी से गिरेगी. तो पहले अगर 100 यूनिट्स बिक रहे थे, अब 90 यूनिट्स बिकते हैं. सो इफ यू सी द प्राइस चेंज इज 20%, क्वांटिटी चेंज इज ओनली 10%. सो नाउ प्राइस इज 60, quantity is 90, and if I'll multiply both and I'll calculate the revenue, it will become 5400. So which means the revenue from 5000 has increased to 5400. क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल रेवेन्यू को क्या होगा अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो 5000 से अगर 5400 हो गया, so the correct answer will be A, rises. So this was a good question. Moving ahead, question number 31. क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हाईलाइट की गई है. अगर आप लाइन पढ़ेंगे तो उसमें जो कीवर्ड है जिससे आंसर पता लग रहा है दैट इज अ मैनेजर इन अ कॉन्शियस मैनर. सो कॉन्शियस इज द कीवर्ड. कॉन्शियस मतलब आई एम मेकिंग एफर्ट्स टू डू इट. अपने आप नहीं हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स. सो विच मीन्स इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. आपको एफर्ट करना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन कराने के लिए. सो बी इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 32. अभी तक क्या हो रहा था? ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस आते थे आपके पास. नाउ ट्रू और फॉल्स ओनली 2 ऑप्शंस. तो क्या किया सीबीएसई ने? 2 स्टेटमेंट्स दे दी. या तो हो सकता है फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, या सेकंड ट्रू है फर्स्ट फॉल्स है, या दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है. तो सिंपल ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है ये, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. स्टेटमेंट 1 में लिखा है अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड. ट्रू है या फॉल्स? आंसर इज फॉल्स. अकाउंटेबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते. अगर मैंने अपना काम किसी और को दे दिया है, मैं फिर भी रिस्पॉन्सिबल होती हूँ और अकाउंटेबल होती हूँ अपने काम को लेके. सो यहाँ पर कैन नॉट होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है. स्टेटमेंट 2 पे आते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कंप्लीटली. ट्रू और फॉल्स? अगेन इट इज फॉल्स. इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड कंप्लीटली, इट कैन बी डेलीगेटेड बट पार्शियली. तो दोनों स्टेटमेंट गलत थी, तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी. बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 में जो मिस्टर कुमार हैं वो तो चाहते हैं कि आउटपुट मैक्सिमम हो जाए लेकिन कॉस्ट मिनिमम रहे. लेकिन जो रमाकांत है जो कि एम्प्लॉय है कंपनी का, वो चाहता है कि सैलरी मुझे मैक्सिमम मिले लेकिन काम मुझे कम से कम करना पड़े. सो कंपनी इज वांटिंग समथिंग एल्स, एम्प्लॉय इज वांटिंग समथिंग एल्स. तो क्लैश हो गया दोनों के इंटरेस्ट में. किसका इंटरेस्ट पे इंपॉर्टेंस दी जाएगी? ऑफ कोर्स कंपनी पे. लेकिन यहाँ पर बोला हुआ है कि हम एम्प्लॉय ने यहाँ पे एक प्रिंसिपल वायलेट किया है. तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया? द करेक्ट आंसर इज डी, विच इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जो कि ये बोलता है कि व्हेनेवर देयर इज अ क्लैश बिटवीन व्हाट द कंपनी वांट्स एंड एन एम्प्लॉय वांट्स, उस केस के अंदर क्या किया जाएगा? द कंपनीज इंटरेस्ट विल बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द एम्प्लॉयज इंटरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 34. सिंपल क्वेश्चन. प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को सीक्वेंस के अंदर आपको ऑर्गेनाइज करना है. तो अगर मैं देखूँ इनमें से सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क विच इज सी. उसके बाद हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं विच मीन्स ग्रुपिंग द सिमिलर एक्टिविटीज. फिर हम ड्यूटीज असाइन करते हैं एम्प्लॉयज को विच इज ए. और लास्ट में हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप फिक्स करते हैं बिटवीन द मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट. सो द करेक्ट आंसर इज बी हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. अगेन अ गुड क्वेश्चन. केस स्टडी पढ़ने के बाद जरा लास्ट लाइन देखते हैं क्या लिखी है.
लास्ट लाइन में पूछा है, दीज काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ब्रिंग टू लाइट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द फोर्स दैट कैन हेल्प टू अकम्प्लिश द लिंकिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द फोर्स विच इज हेल्पिंग, सो द फोर्स हियर इज कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंस, कोऑर्डिनेशन की 3 इंपॉर्टेंस है, ग्रोथ, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो आपका डी आंसर तो नहीं होगा। अब जब भी हम बात करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैविंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स और वो एक दूसरे के साथ मिलके काम नहीं कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, उन दोनों डिपार्टमेंट्स को हेल्प करता है लिंक करने में। तो यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करी गई है एंड दिस सेम एग्जाम्पल यू विल फाइंड इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ NCERT ऑल्सो। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी बी, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है कौन सा फीचर यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग। सो दीज आर द कीवर्ड्स। करेक्ट आंसर इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है कि जो मिस्टर राजन है उनका मेन काम क्या होगा। तो आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि मिस्टर राजन किस लेवल पे काम कर रहे हैं। सो इफ इज अ वाइस प्रेसिडेंट, सो इज वर्किंग एट टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि टॉप लेवल इसमें से क्या काम करता है। सो आई एम स्टार्टिंग विद डी, मेंटेन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ऑपरेशन लेवल करता है, तो ये तो नहीं होगा। ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, अगेन ऑपरेशनल लेवल, ये भी आंसर नहीं हुआ। कैरी आउट प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजर्स, तो ये मिडिल लेवल का काम होता है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, विच मीन्स डाइवर्सिफाइड elements and coordinating the activities of different departments. So A is your correct answer. Question number 38 is a simple question, जहाँ पर बोला है कि हम human needs को तो satisfy करेंगे, but साथ में we have to also pay attention on the ethical and ecological aspects, which means you have to take care of the environment also. So consumer के needs along with environment is a part of societal marketing concept. So the correct answer is B here. Question number 39. Which characteristic of management is highlighted here? पूरी केस स्टडी पढ़ने के बाद एक वर्ड से पता लग सकता है कि आंसर क्या है। लास्ट लाइन, वो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं ऑल द टाइम। सो ऑल द टाइम मीन्स रेगुलर एक्टिविटी, हर बारी हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे ये पूछा है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन है जो कि मैनेजमेंट के साथ मैच नहीं होती, और यहाँ पर बात करी गई है वैलिड डिग्रीज की। तो जब हम डिग्री की बात करते हैं, सो फॉर प्रोफेशन ऑफ कोर्स यू नीड अ डिग्री वेर इन देर इज अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, बट मैनेजमेंट के लिए डिग्री होना कंपलसरी नहीं है। सो विच मीन्स यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत कन्फ्यूजन हुई है बच्चों को इस क्वेश्चन के अंदर। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। Following a pre-decided plan when circumstances have changed may not turn out to be in the organization's interest. कौन सी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग यहाँ पे हाईलाइट करी है। बहुत से बच्चों ने मुझे इसका आंसर बी दिया है, कुछ बच्चों ने मुझे ए भी दिया है और कुछ बच्चों ने सी दिया है। सो डी तो ऑफ कोर्स नहीं लग रहा, बट इन तीनों में बच्चों को कन्फ्यूजन है। इस क्वेश्चन के अंदर हम एक प्लान को फॉलो कर रहे हैं विच वॉज डिसाइडेड अर्लियर, और सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं और तब भी हम उसी प्लान को ही फॉलो कर रहे हैं। ये सेम लाइन आपको NCERT के अंदर प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी के अंदर मिल जाएगी। सो विल रीड दैट लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग, द लास्ट लाइन ऑफ दैट एक्सप्लेनेशन इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन इन द सैम्पल पेपर। वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि मैनेजर्स को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाती कि वो प्लान को चेंज कर सके जब एनवायरमेंट बदलता है तो। सो विच मीन्स वी हैव टू फॉलो दैट प्री डिसाइडेड प्लान। सो द करेक्ट आंसर इज सी हियर, ए और बी करेक्ट आंसर नहीं है, और ये NCERT की सेम लाइन है। तभी मैं आपको बार बार कहती हूँ दैट NCERT शुड बी योर बाइबल फॉर BST। इसके अलावा आपको एक्सप्लेनेशन के लिए यू डोंट हैव टू रेफर एनी अदर बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज गिवन बाय द टेलर एम्स टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट। अगेन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है बच्चों को। कुछ बच्चों ने मुझे इसका आंसर दिया मोशन स्टडी। मोशन स्टडी डजंट टॉक अबाउट दिस। मोशन स्टडी कहता है कि मूवमेंट जो हो रहे हैं अननेसेसरी उसको हटाओ। मेथड स्टडी कहता है कि बेस्ट मेथड काम कैसे कर सकते हैं वो बताओ। और डिफरेंशियल पीसवे सिस्टम कहता है कि अगर कोई
अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको हायर वेज रेट देंगे, कोई अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको हम लेसर वेज रेट देंगे. करेक्ट आंसर इज स्टैंडर्डाइजेशन. एंड व्हाई इट इज स्टैंडर्डाइजेशन? इट एम्स टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. जब आप स्टैंडर्ड सेट करते हो तो स्टैंडर्ड सेट करने से क्या हो रहा है, आपका हर प्रोडक्ट एकदम सेम आ रहा है. तो ऐसा नहीं होगा कि मेरे पैकेट के मैगी में ज़्यादा मसाला और आपके में कम होगा. नो, इट विल बी होमोजीनियस. सो विच मीन्स वट एवर पार्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड दे कैन बी इंटरचेंज्ड. सो द करेक्ट आंसर इज सी हियर, स्टैंडर्डाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, अगेन अ ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन. स्टेटमेंट 1 को देखते हैं. एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. इज इट इम्पर्सनल? येस, इट इज इम्पर्सनल बिकॉज हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा होता. स्टेटमेंट 2, एडवर्टाइजिंग लैक्स डायरेक्ट फीडबैक. मैंने एक ऐड देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उसके ऊपर कमेंट करना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ उस टाइम पे? आई कांट, विच मीन्स देर इज नो डायरेक्ट फीडबैक हियर. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हियर. क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है कौन सी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे हाईलाइट की गई है. जब भी ऐसा लिखा हो कि हम पर्सनली, विच मीन्स हम इंडिविजुअल्स को हेल्प कर रहे हैं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ताकि वो भी साथ में डेवलप हो सकें, तो करेक्ट आंसर होगा ए. यहाँ पर इंडिविजुअल्स के बीच में टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, कमिटमेंट, ये सब किया जा रहा है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव कर सकें. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा प्लानिंग का कौन सा स्टेप यहाँ पर डिस्कस किया गया है. सो इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, हम क्या कर रहे हैं, वी आर इन्वॉल्विंग ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेजिंग ऑफ मशीनरी. मैंने प्लान डिसाइड कर लिया है, अब मैं उस पर काम करना स्टार्ट कर रही हूँ, मैं लेबर को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, मैं मशीन को खरीद रही हूँ, विच मीन्स आई एम वर्किंग ऑन द प्लान. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, विच इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46. क्वेश्चन नंबर 46 में फंक्शनल फोरमैनशिप की बात की गई है और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज्ड थे ए और सी के अंदर. पहली बात, फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर 2 डिपार्टमेंट्स बनाए, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन. प्रोडक्शन लिखा हुआ है डायग्राम के अंदर, लेकिन अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको वर्ड एग्जीक्यूशन भी मिलेगा. जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन के अंदर कौन आता है, स्पीड बॉस, गैंग बॉस और आपका इंस्पेक्टर. तो अगर हम बात करें टेक्निकल मास्टरी इंटेलिजेंस, सो इट्स योर प्लानिंग डिपार्टमेंट. और अगर हम बात करें एनर्जी एंड गुड हेल्थ, विच इज़ योर बॉसेज एंड योर इंस्पेक्टर, सो दैट इज़ योर प्रोडक्शन. तो प्लानिंग है पहले वाले का ब्लैंक आंसर, प्रोडक्शन है दूसरे वाले का. प्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जीक्यूशन, सो द करेक्ट आंसर इज ए हियर. सी इसलिए नहीं है, सी ने इंटरचेंज कर दिया है, तो ए करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन नंबर 47 पे बोला है कि यू आर एक्सचेंजिंग समथिंग और द अदर, सो यू मे गेट फूड बाय ऑफरिंग टू गिव मनी और सम अदर प्रोडक्ट और सर्विस. सो हम बात करें एक्सचेंज मैकेनिज्म की, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर. क्वेश्चन नंबर 48. सो आई हैव ओनली एनकाउंटर्ड 1 assertion and reason based question in the entire sample paper, और वो आपका क्वेश्चन नंबर 48 है. आपको पहले देखना है assertion ठीक है या नहीं, रीजन ठीक है या नहीं, और क्या रीजन assertion को एक्सप्लेन करता है या नहीं, ये चीज़ देखनी है आपको. तो पहले लिखा है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. येस, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक बिकॉज आप आने वाले टाइम के बारे में फोरकास्ट करके प्लान बना रहे होते हो. सो ए स्टेटमेंट इज करेक्ट. प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज सर्टेन एंड डज नॉट रिक्वायर फोरकास्ट. नाउ दिस इज रॉन्ग. व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? प्लानिंग फ्यूचर से तो कंसर्न करता है बट वो सर्टेन नहीं होता. फ्यूचर इज अनसर्टेन, ये गलत. दूसरा, इट डज नॉट रिक्वायर फोरकास्ट. सो प्लानिंग डज रिक्वायर फोरकास्ट यहाँ पर. सो assertion is true and reason is incorrect, so the correct answer will be B here. अब आ जाते हैं सेक्शन सी पे. Now सेक्शन सी के अंदर you will find one case study and with that case study there are interlinked questions from question number 49 to question number 54. तो ये जो भी questions follow कर रहे हैं ये इस case study पे follow कर रहे हैं. तो मैं आपकी स्क्रीन पे पहले आपको एक case study दिखा देती हूँ. You can see the case study. और इस केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 49. यहाँ पे पूछा है आइडेंटिफाई द फिलॉसफी जहाँ पर डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू लेवल्स. नाउ लेवल्स इज द की वर्ड. अगर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में डिफरेंट लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ सो द आंसर बिकम्स डिसेंट्रलाइजेशन. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 50.
why is there need to apply the philosophy being followed with caution, which means why do you have to carefully perform decentralization? So which means एक तरीके से पूछा decentralization का क्या disadvantage हो सकता है. मैं एक एक करके ऑप्शंस को देखती हूँ. It can cause a delay in communication. This is wrong. Decentralization leads to faster communication. B statement को मैं अभी छोड़ देती हूँ. हम C statement की बात करते हैं. As it can increase the workload of the top management. Decentralization aims to reduce the workload of the top management, not increases it. And D option, it can reduce the chance of growth of the firm. Again, decentralization helps in expansion of the firm. तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट भी मैच नहीं कर रहा. सो द करेक्ट आंसर इज बी. डिसेंट्रलाइजेशन क्यों ध्यान से करना चाहिए? क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पावर दे तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को दे कैन मिसयूज द पावर and which can lead to disintegration of the organization. So B is the correct answer here. Question number 51. The application of philosophy discussed above, which means decentralization, can foster a sense of competition amongst the departments. और इससे firm को क्या help हो सकती है? तो अगर हम decentralization follow करते हैं, then we can have growth in the organization. So A is your correct answer because जब competition होगा, you can perform better, you can expand. So A is your answer. Next बात करते हैं question number 52 की. 52 में पूछा है quote the line from the above. So from the above means case study कह रहा है, which highlights the importance of the philosophy, मतलब decentralization, providing the management education to employees. तो ऐसा कौन सा इसमें से quote है जो कि help कर रहा है employees को in the imparting of the management education. So the correct answer here is accelerate the development of talent. So when we are imparting the talent to the employees, basically we are imparting them the education. So B is your correct answer here. Question number 53. As the decision-making authorities push down the chain of command, कौन सा quick decision making इसमें से इसको explain करता है? So we are having quick decision making, but क्यों? तो अगर आप देखोगे A option, it says quick decision making इसलिए होता है because you don't need approval from the people. Why don't you need approval? Because the decision making authority lies in your hands. तो अगर मुझे ही decision लेना है मेरे department का, I don't have to take approval from my top manager. So which means quick decision making can happen. So the correct answer will be A here. Question number 54. The philosophy being followed is not followed by most of the companies. तो ये क्या हमें explain कर रहा है about decentralization? तो मैं कर रही हूँ, मेरी कंपनी कर रही है, आपकी कंपनी नहीं कर रही, which means you have a choice here. तो decentralization is optional. So the correct answer is A. Whereas if I talk about delegation, delegation is mandatory, it is compulsory. हर एक organization में delegation हो रहा होता है. But decentralization is optional, so correct answer will be A. Question number 55. So in question number 55, अच्छा this question number 55 is not linked to your case study क्योंकि case study में आपके 49 से लेके 54 तक थे. So 55 is a separate question, nothing linked with your case study. So in this question, you have to identify कि कौन सा environment discuss किया गया है. So if you look at the case study, I'll just tell you कि क्या keyword है जिससे आपको आंसर मिलेगा. 4th line के अंदर लिखा हुआ है healthy consumption habits. So when I talk about trend, habits, तो इसका मतलब आंसर will be social environment. So B is the correct answer in this question. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो है 56. 56 में पहले जोलो का जो मार्केट शेयर था वो 40% था, अब उनको 70% तक इंक्रीज करना है और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्होंने एक एक्शन प्रोग्राम बनाया. सो व्हेनेवर द कंपनी इज ट्राइंग टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव और उसके रिगार्डिंग वो प्लान्स बना रही होती है तो क्या कहलाते हैं उसको हम? मार्केटिंग प्लानिंग. सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी. क्वेश्चन नंबर 57. क्वेश्चन नंबर 57 में जो कंपनी है उसने एक 50% ऑफ का ऑफर निकाला हुआ है और वो इसलिए निकाला है क्योंकि उसकी डिमांड फॉल कर गई है और वो इसलिए फॉल कर गई है बिकॉज देर आर सेवरल सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल इन द मार्केट, विच मीन्स कॉम्पिटिशन आ गया है और कॉम्पिटिशन को मुझे सर्वाइव करना है. कैसे सर्वाइव करूँगी? प्राइस को मैं भी डाउन लेके जाऊँगी. तो पूछा है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंपनी फॉलो कर रही है. सो द करेक्ट आंसर इज बी बिकॉज आई एम ट्राइंग टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी बनता है. क्वेश्चन नंबर 58, अ सिंपल क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन है.
यहाँ पर पूछा है व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ द एक्टिविटी बीइंग फॉलोड बाय द मैनेजर। तो आपको पहले तो ये पता करना है कि कौन सी एक्टिविटी की बात हो रही है। सेकेंड लाइन में लिखा है द फर्स्ट स्टेप सजेस्टेड बाय हिम इज टू इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय एटलीस्ट 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर, विच मीन्स आई एम डिसाइडिंग व्हाट आई वांट टू हैव। सो विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्लानिंग। प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप यही होता है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो अगर प्लानिंग आंसर है तो प्लानिंग में से लास्ट स्टेप बताओ कौन सा होगा। सो इट्स फॉलो अप एक्शन। जब आप प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हो तो आप चेक करते हो कि वेदर योर प्लान्स आर एज पर योर सेट ऑब्जेक्टिव और नॉट। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 इज फ्रॉम योर सेकेंड चैप्टर, जहाँ पे स्केलर चेन प्रिंसिपल की बात की गई है। स्केलर चेन में क्या था कि हम एक फॉर्मल लाइन करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, और वन बाय वन, सो आई विल टॉक टू माई सुपीरियर विल टॉक टू हिज सुपीरियर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक बॉस है विच इज शलीन, और उसके नीचे 2 लाइन्स ऑफ कमांड दी हुई है। आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि अगर इस्माइल को कम्युनिकेट करना है हुसैन से तो वो कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर यूज़ करेगा। तो हम पहले देखते हैं कि इस्माइल के ऊपर कौन है। सो इस्माइल के ऊपर अभिषेक, अभिषेक के ऊपर रजत, एंड रजत के ऊपर सरा, एंड इन सरा के ऊपर देर इज हेड विच इज़ शलीन। फिर शलीन से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी टू लता, लता के बाद रूपा, फिर गीत, एंड देन हुसैन। सो दिस इज फॉलोइंग लाइक दिस। सो द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन विल बी ए पार्ट। हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है, अच्छा दिस इज अबाउट डिफरेंशियल पीस स्पेस सिस्टम, और इसमें पूछा क्या है, हाउ मच मोर विल अ वर्कर, विच मीन्स डिफरेंस पूछा गया है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, यहाँ पर दोनों आंसर्स हैं जहाँ पर हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे, बट पूछा हाउ मच मोर, मतलब 2 वर्कर्स के बारे में बात बताई गई है, एक जिसने 60 यूनिट्स बनाए और दूसरा जिसने 49 यूनिट्स बनाए। जो 60 यूनिट्स बना रहा है क्योंकि उसने स्टैंडर्ड आउटपुट को मीट कर लिया है, तो उसको हम देंगे 75 रुपीज़ के हिसाब से। सो इफ आई मल्टीप्लाई 60 विथ 75 आई विल गेट 4500, उसका वेज तो ये हो गया। एंड देन जो दूसरा है जिसने 49 यूनिट्स बनाए हैं, इट्स लेस देन द स्टैंडर्ड आउटपुट विच इज़ 50। तो 49 यूनिट्स वाले को आप किसके हिसाब से दोगे, 65 रुपीज़ के हिसाब से दोगे। तो 49 को अगर मैं 65 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आपके पास आंसर आएगा 3185। सो फर्स्ट वर्कर इज गेटिंग 4500, सेकेंड वर्कर इज गेटिंग 3185। कितने का डिफरेंस आया, इट इज़ 1315। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द सैम्पल पेपर। इस सैम्पल पेपर में कितने मार्क्स कितने चैप्टर से आया है, इसका मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, यू कैन लुक एट इट। देयर इज ओनली 1 assertion and reason based question in the sample paper, 1 case study having 6 questions, and then 2 questions wherein true or false have been incorporated, which is statement 1 and true. So ये questions तो आप practice कर ही लेंगे, but if you want to score well and you need more questions to practice, तो जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था, Aryan Publication is out with its term 1 book. You will find multiple choice questions, assertion and reason based questions and case based questions. So मेरे 2 ही चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक, please study from NCERT, and second, use this Aryan Publication book for practice of your questions. All the best student for your board examinations. Any discussion, any doubts if you have, you can always put in the comment box. Thank you.